अब बच्चों आप लोग बताओ प्रोडक्शन क्या होता है। कहते सर अगर हमें बताना है तो आपको फीस क्यों दे रहे हैं, हेल्प कर दो यार थोड़ी, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बता दो आप लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन क्या होती है। सर किसी चीज को प्रोड्यूस करना या बनाना। हाय क्या बात है बेटा, मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है तू जगह सेलेक्ट कर, वहां तेरा मंदिर बनवाऊंगा। मैं यही तो जवाब चाहिए था मुझे। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि वर्ब कैसे बनाते हैं नाउन से। प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत ही बेहतर जवाब। कोई बच्चा और इससे उत्तीर्ण जवाब देना चाहेगा? कुछ नहीं होता, बट इस बात सर के लिए तो अच्छी बात है कि बच्चे ने ट्राई करा। हाँ स्तुति बोलो बेटा। सर लोगों की डिमांड के हिसाब से कुछ प्रोड्यूस करना। फाइन, गुड, वेरी गुड। आंसर है इस लाइन के अंदर, आंसर है, निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, गलत नहीं बोला बच्ची ने। एनीबडी एल्स? अरे भैया कई सारे मैन्युफैक्चरर के बच्चे हो, सोचो क्या होता है प्रोडक्शन। सर नीड्स के प्रोडक्शन हिसाब से मीन गुड्स को। और किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके कंज्यूमर के लिए बनाना। हाँ सर सर किसी रॉ चीज को मटेरियल को सर किसी फिनिश चीज अरे गुड्स में में। वाह, सर वैल्यू किसी ऐड अरे रुको करना। रुको रुको मेक रुको रुको, करना बच्ची हो। बच्ची ने आंसर बोल दिया है। बोलो रॉ मटेरियल वाली बच्ची बोल रही है। सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। हाँ ये है क्लास 11th के लिए आंसर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। पर बीच में ना एकदम ट्रू आंसर आ गया था, मैंने ना उसको इग्नोर कर दिया जानबूझ के, पर वो आंसर बिल्कुल सही था। दो वर्ड का आंसर है वो, वैल्यू एडिशन। देखो हर वो प्रोसेस जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड और एडिंग वैल्यू टू ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड। देखो जरा समझो, ध्यान से समझो। रॉ कॉटन, रॉ कॉटन ब्राउन से कलर की होती है, मिट्टी से भरी हुई, उससे हमने क्लीन कॉटन बनाई। एक बात बताओ, वैल्यू किसकी ज्यादा, रॉ कॉटन की क्लीन कॉटन की? क्लीन कॉटन। क्लीन कॉटन। ये प्रोडक्शन, वैल्यू ऐड हुई ना, प्रोडक्शन। क्लीन कॉटन से हमने थ्रेड बनाई, ठीक है, ये प्रोडक्शन। फॉर्म चेंज हो गई, थ्रेड को हमने कलर कर दिया, कलर्ड थ्रेड बना दी, ठीक है। अब है वो थ्रेड ही, पर ये प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऐड हो रही। कलर्ड थ्रेड से हमने एक क्लॉथ बना दिया, ये प्रोडक्शन। क्लॉथ से हमने कुर्ता बना दिया, ये प्रोडक्शन। उस कुर्ते की हमने एम्ब्रॉयडरी करा दी, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता हो गया, ये प्रोडक्शन। हर वो स्टेप जिसमें वैल्यू ऐड हो जाती है ना, दैट इज प्रोडक्शन। और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर असली में आपकी चैप्टर। वॉइस ब्रेक हो रही है। बच्चों क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। तो बेटा अगर आपको ब्रोकन वॉइस आ रही है, हाँ, तो आप लोगों के नेट में दिक्कत होगी, क्योंकि आई थिंक माई नेट इज वेरी स्टेबल। प्रोडक्शन फंक्शन, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या सर होता बस है? बीच में कट जाती है आवाज। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप, इट शोज functional relationship between input and output. That is the maximum that can be produced by various
कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट QF, QF थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू F L K, ठीक है। यहाँ पे Q है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे F है फंक्शन, यहाँ पे L है वेरिएबल फैक्टर, वैसे L आया लेबर से पर हम इसे कहते हैं वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे K आया कैपिटल से, हम इसे कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अंदर ना दो तीन चीजें आ गई, पहली तो वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। जरा मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप। जैसे अगर हम कुछ इनपुट लगाते हैं तो कुछ आउटपुट आता है, जैसे कि अगर हम 2 मीटर क्लॉथ लगाएं तो एक जीन्स बनती है, अगर हम 4 मीटर क्लॉथ लगाएं तो कितनी जीन्स बनेगी? 2 पर जीन्स टू बनेगी। 6 मीटर क्लॉथ लगाएंगे तो 3 जीन्स बन जाएंगी, अगर हम 8 मीटर क्लॉथ लगाएंगे तो 4 जीन्स बन जाएगी, पर शायद 9 या 9.5 मीटर में 5 जीन्स बन जाएंगी। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों? फिर एक का साइज छोटा होगा। माल वाहेगुरु, कमाल करता है। सर एनीबॉडी एल्स? लेफ्ट हो जाते हैं ना सर, थोड़े से कट आउट हो जाते हैं सब बनाने में, तो उसे ऐड करके फिर लास्ट वाले में थोड़ा कम लगेगा। ये बिजनेसमैन का बच्चा बोल रहा है, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम लोग, दिमाग है मतलब बिजनेस वाला, बिल्कुल सही। भैया जो वेस्टेज होती जा रही है ना, वो वेस्टेज यूज हो जाती है, इसीलिए तो कहते हैं बल्क में प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल होता है। जब हम बल्क में काम करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि ये जो इनपुट है ये इनपुट लगे मिनिमम, और ये जो आउटपुट है ये आउटपुट आए मैक्सिमम। ये प्रोडक्शन फंक्शन पहली बात करते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्शन फंक्शन को, तो हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी बेटा। बच्चों नोट्स मैं सबको भेज दूंगा क्लास के बाद, टेंशन मत लेना इस बात की। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, अगर हम चलते हैं अकाउंट्स के हिसाब से तो अकाउंट्स में शॉर्ट रन होता है लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग रन होता है मोर देन 1 ईयर। पर बात क्या है कि हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा अलग। यहाँ पे जो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन डज नॉट मीन एनी कैलेंडर पीरियड। मतलब टाइम के हिसाब से इसको नहीं डिवाइड करो, मतलब 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और यहाँ पे भी यही बात सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पे भी बात सेम है, डज नॉट मीन एनी कैलेंडर पीरियड, ठीक है। फिर क्या है, कहते हैं शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज एंड सम फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। मुझे पता है अभी समझ नहीं आया, मैं भी समझाऊंगा। और ये क्या है? टाइम पीरियड इन विच all the factors of production can change।
मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, ठीक है। ये जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट सारे मिलेंगे, टेंशन मत लेना, बट अभी के लिए बस एक बारी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे गुरजस ने ना एक फैक्ट्री शुरू करी, ठीक है। अब गुरजस ने फैक्ट्री शुरू करी तो फैक्ट्री में उसने मशीन लगाई। अब उसकी एक ही मशीन है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ाता जा रहा है। लेबर 1 2 3 4 5 6 7, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ाता गया कि इसी मशीन पे काम करती है। तो जब तक ये एक ही मशीन रहेगी ना, वो शॉर्ट रन। पर जिस दिन गुरजस ने डिसाइड कर लिया कि मेरा एक फॉर्मूला है, मेरा एक फॉर्मूला है, एक मशीन और 6 लेबर, 2 मशीन 12 लेबर, 3 मशीन 18 लेबर, 4 मशीन 24 लेबर। मतलब कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर्स को चेंज कर देता है। मतलब जैसे ये 7 महीने तक एक ही मशीन पे काम करता रहा और मशीन नहीं बढ़ाई, लेबर बढ़ाता रहा या रॉ मटेरियल बढ़ाता रहा, तो वो शॉर्ट रन था। पर 7 महीने के बाद उसने दूसरी मशीनें लेनी शुरू कर दी, तो वो लॉन्ग रन हो गया। अब अगर वो 40 साल तक बिजनेस करता है और एक ही मशीन पे काम करता है, तो वो शॉर्ट रन में ही रहा, वो लॉन्ग रन में नहीं आया। ये मैं अपना किस्सा बताता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है जेपीएस। अब मेरे पास एक इंस्टीट्यूट था शुरू के 3 इयर्स, ठीक है। मतलब जेपीएस इज अ वेरी ओल्ड ब्रांड, जेपीएस तो 27 साल पुराना ब्रांड है, बट जेपीएस जब चले गए, मेरे को हैंड ओवर कर गए, तो मेरे पास 1 इंस्टीट्यूट था। तो 3 साल तक 1 ही रहा, तो शॉर्ट रन। अब मेरे पास 2 इंस्टीट्यूट हो गए, दोनों जेपीएस की ब्रांचेस मेरी हो गई 4th ईयर में। तो 4th ईयर से मेरा लॉन्ग रन आ गया, क्योंकि हमने जो फिक्स फैक्टर था वो बढ़ा दिया। जहां पे जो फैक्टर फिक्स रहता है, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, जब हम उसे भी बढ़ा देते हैं ना, तो वो बन जाता है लॉन्ग रन, ठीक है। अच्छा, और इसी डेफिनेशन के अंदर दो बातें और आई कि वेरिएबल फैक्टर क्या है और फिक्स्ड फैक्टर क्या है। कोई बच्चा वेरिएबल का मतलब बता सकता है? वेरिएबल फैक्टर छोड़ो, वेरिएबल का मतलब बता सकता है? वेरिएबल फैक्टर जैसे कि नाम बताता है, जो वेरी कर सके। सो दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, these are factor of production that can change in short run। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में आपको समझाऊं, मतलब जिनको बढ़ाना या घटाना आसान, जैसे कि रॉ मटेरियल को बढ़ा देना, लेबर को बढ़ा देना, ठीक है, पावर, फ्यूल, एनर्जी, इनको बढ़ा देना। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? दीज आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट। जैसे कि मशीन, मशीन बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता, बिल्डिंग बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है, लैंड बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो ये आ जाते हैं फिक्स फैक्टर्स, ओके। आओ जरा डेफिनेशंस भी देखते हैं। शॉर्ट रन, इट इज द टाइम पीरियड, it is the time period in which only variable factor of production can change and some factor remain fixed. Long run, it is the time period in which both factors of production can be changed। मतलब लॉन्ग रन में क्या है, सब चेंज हो सकता है, सब वेरी हो सकता है, तो हम कहते हैं इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन एवरीथिंग इज वेरिएबल, ओके। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, these are those factors of production which can change in short run, or fixed factors of production, these are those factors of production that cannot be changed in short, ठीक है। these are those factors of production that cannot be changed in short term, for example land। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़े सिंपल से टॉपिक्स थे। एक चीज होती है टोटल प्रोडक्ट, इसे हम टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसे हम टोटल
फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगली चीज मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलो पहले टोटल प्रोडक्ट होता है। टोटल प्रोडक्ट, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ goods produced. It is the total amount of goods produced by employing various factors of production. ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट by employing one more unit of variable factor. देखो क्या मतलब हुआ, जैसे देखो अगर एक लेबर काम करती है तो प्रोडक्शन होती है 20, 2 लेबर काम करती है प्रोडक्शन होती है 50, 3 लेबर काम करती है प्रोडक्शन होती है 90, 4 लेबर काम करती है प्रोडक्शन होती है 160, 5 लेबर काम करती है प्रोडक्शन होती है 200, 6 लेबर काम करती है प्रोडक्शन होती है 210, 7 लेबर काम कर रही है प्रोडक्शन होती है 210, 8 लेबर काम कर रही है प्रोडक्शन होती है 160। ठीक है। तो अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट लगाओ तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि पहले लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन कितनी बढ़ी? जब 0 लेबर होंगे तो प्रोडक्शन कितनी होती होगी? कोई बच्चा जीरो। 0. 0। तो पहले लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन कितनी बढ़ी? 20। 20। दूसरे लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन कितनी बढ़ी? 30। 30. यहाँ पे 40। 40, फिर 70, 70। 40। 10, 10। 10. minus 40. -50। ठीक है, -50। ये लास्ट में ना निकुंज आ गया था काम पे, ये हाई होके आया था, इसने प्रोडक्शन कम कर दी, मजाक। ठीक है, तो ये था एमपी। अब देखो, अब एमपी का फॉर्मूला क्या है? एमपी का फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, या फिर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। अब ये फॉर्मूला देख रहे हो, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब आप मुझे इसमें कोई भी नंबर बोलो, कोई एक बच्चा 1 2 3 4 5 6 जो दिल कर रहा है वो नंबर बोलो, मैं फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। 4। 5. 8, 5, चलो 5 बोला है, किसी ने 8 बोला, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। माइक म्यूट कर लो बच्चों। MP5, देखो फॉर्मूला क्या है, माइक म्यूट कर दो, किसी का माइक ऑन है। MPN इज इक्वल टू TPN TPN माइनस TPN माइनस 1, यानी कि MP5 इज इक्वल टू TP5 माइनस TP5 माइनस 1, यानी कि TP5 माइनस TP4। कोई बच्चा मुझे बता सकता है फिफ्थ लेवल पे TP कितना? So 200. 200। और फोर्थ लेवल पे 160। 160. ठीक है, तो 200 माइनस 160 कितना हुआ? 40, 40. दैट इज आवर आंसर। फिर एक बच्चे ने 8th बोला था, एक बच्चे ने बोला था आप MP8 लेवल बताओ। TP8 माइनस TP7, TP8 is 160 minus TP7 200 minus 50। आती है बात समझ?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा जी। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला और लिखा था, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन स्तुति। सर गलती से हो गया। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। अब देखो कहीं पे भी देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, 20 और 50 में चेंज कितना है? सर 30 का। और 1 और 2 में चेंज कितना है? सर 1, 1। तो 30 अपॉन 1 क्या होता है? 30. 30। क्या होता है? 30 आगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन, ये फॉर्मूला ना स्पेशल केसेस में अप्लाई होता है। स्पेशल केसेस कैसे हैं? जैसे आपको बता रखा है कि जब 2 लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टीपी है 100, और जब 5 लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टीपी है 190। अब एमपी निकालो। देखो अगर ऐसा केस है तो जब आप एमपी निकालना चाहोगे नॉर्मल फॉर्मूले से, तो एमपी 5 क्या हो जाएगा? टीपी 5 माइनस टीपी 4। ये बात समझ आती है बच्चे? किसी को इसमें दिक्कत ये वाली चीज में? No, sir. ये समझ आती है। पर आप एक बात बताओ, टीपी 5 तो आपके पास है, टीपी 4 है क्या? No, sir. चेंज इन टीपी कितना होगा? अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन टीपी कितना है? 90। 90. वेरी गुड बेटा। 2 और 5 में कितना डिफरेंस है? 3 का 3। 90 बाई 3 कितना होता है? 30. तो यहाँ पे एमपी 30 हो गया। आई बात समझ? Yes, sir. चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता सर 10। हूँ। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। किसी को इस आंसर में दिक्कत? No, sir. No, गुड गुड, वेरी गुड। मुझे लग रहा है नॉर्मल प्रोडक्शन की क्लास से ज़्यादा अच्छी आज की क्लास हुई। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होगा? गेस करो। सर एवरेज फिजिकल physical product. एवरेज फिजिकल, जैसे कहते हैं एपी या एपीपी, इसे कहते हैं एमपी या एमपीपी, इसे कहते हैं टीपी या टीपीपी। कोई भी नाम है, कंफ्यूज मत होना। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज पर यूनिट टोटल प्रोडक्ट। इट इज पर यूनिट टोटल प्रोडक्ट। एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। ओके, कोई बच्चा मुझे यहाँ एपी बता सकता है? एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन एन। सर एपी का फॉर्मूला क्या है? एपी इज टीपी अपॉन एन। टीपी आपको गिवन है, एन गिवन है, 20/120। अगला कितना होगा? 25. 25। 30. नेक्स्ट 40. 40. अगला, अगला बताओ। 35। 35. ठीक है सारे? तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने टीपी एमपी एपी समझा। तो टीपी एमपी एपी के फॉर्मूलेस बताओ। एमपी का फॉर्मूला था टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, या फिर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन एन। इससे साफ पता चल गया कि टीपी का फॉर्मूला हो जाएगा एपी इंटू एन, और टीपी का एक और फॉर्मूला समेशन एम। So these are the list of formulas that are used. अब देखो,
जैसे दी हुई है लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें टीपी दिया हुआ है 40 100 180 300 350 360 350 320. Okay. Anybody want to volunteer to find MP? Anybody want to volunteer to find MP? Yes, sir. Please. Yes, sir. बताओ. So first का 40, 40. Okay. fifth से second का 50, 60 नहीं. so 60 क्यों होगा? बेटा पिछले में से माइनस करते हैं ना, MP निकाल रहे हैं ना. अच्छा AP अच्छा AP ठीक नहीं है। निकाल रहे. Next. 80. Next. 120. 120. Next. Yes. So 50, so 10 10. Minus. minus 10, but minus 30. अमेजिंग. अच्छा अब एक बात सोचो, अगर हम समेशन MP निकालें, अगर हम सारे MPs को प्लस करें तो पहला MP होगा 40. 40 और 60 कितना होता है? इट इज लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 40 और 60 कितना होता है? 100, 100 और 80. 180, ठीक है. 180 और 120. 300, 300 और 50. 350, 360. 360, 350. 50. 350, 320. 350. अब एक बात बताओ, ये जो समेशन MP आया, ये समेशन MP TP के बराबर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो हमें पता चल गया समेशन MP TP होता है, मतलब ये फॉर्मूला जो है हमारा बिल्कुल ठीक है. अब AP निकालते हैं. AP होगा TP अपॉन N. तो पहला 40, अगला 50, तीसरा 60, चौथा 75. ठीक है सारे. कोई बच्चा AP इंटू N करना चाहेगा? 40 इंटू 1, 40, 50 इंटू 2, 100, 100. फिर 60 इंटू 3, 180, 1. 300, 350. ठीक है. अब देख रहे हो AP इंटू N भी TP आया. फॉर्मूलास क्लियर हैं बच्चे? Yes, sir. Yes, फॉर्मूलास sir. क्लियर. Yes, sir. चलो MP और AP निकालो सबके सब. आप लोगों को बताया कि दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग. हमारे कोर्स में सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम एक नाम देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं. इसमें क्वेश्चन आ जाता है हाउ टीपी बिहेव्स इन शॉर्ट रन. ठीक है. हाउ टीपी बिहेव्स इन शॉर्ट रन, या फिर कुछ भी आ सकता है. हाउ टीपी बिहेव्स इन शॉर्ट रन, हाउ टीपी बिहेव्स इफ ओनली वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज चेंज. ठीक है. या फिर हाउ टीपी बिहेव्स व्हेन वन फैक्टर प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड अदर फैक्टर इज केप्ट कांस्टेंट. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर इसको आराम से समझते हैं. ठीक है. अब आराम से कैसे समझते हैं देखो.
जैसे कि एक मशीन, ये हमारा फिक्स फैक्टर, ओके। यहाँ पे हमने लिखा लेबर, यहाँ पे हमने लिखी मशीन, यहाँ पे हमने लिखा टीपी, हमने लिखा एपी, हमने लिखा एमपी, हमने लिखा फिक्स। अब अगर एक मशीन पे एक लेबर काम करती है, सिर्फ एक लेबर, तो मशीन एक ही रहेगी, मशीन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक मशीन पे एक लेबर काम करती है, मतलब मशीन में मान लो वो यहाँ से इनपुट डाल रहा है, यहाँ से मशीन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से आउटपुट निकल के आ रहा है, यहाँ से वेस्ट निकाल रहा है, यहाँ से भी कुछ असेंबलिंग कर रहा है, तो काफी सारे काम एक ही लेबर कर रहा है। तो एक ही लेबर हर जगह राउंड 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 घूम रहा है, तो प्रोडक्शन कर पाता है वो 1 आवर में 2 यूनिट्स। पर अगर हम लेबर को बढ़ा दें, 2 लेबर कर दें, 1 लेबर की जगह 2 लेबर कर दें, तो प्रोडक्शन को हो जाना चाहिए 4, पर प्रोडक्शन 4 नहीं हो रही, प्रोडक्शन हो जा रही है 6। ठीक है, जब हमने 3 लेबर कर दिए तो प्रोडक्शन को होना चाहिए था 9, पर प्रोडक्शन हो रही है 12। जब हमने 4 लेबर कर दिए, प्रोडक्शन हो रही है 20। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर मैं एमपी निकालूं तो पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हर अगला लेबर आके पिछले लेबर से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा होगा कि हर अगला लेबर जो आ रहा है उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है? एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर उनके बीच में वर्क डिवाइड हो रहा है। उनके बीच में वर्क डिवाइड हो रहा है, यस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लोगों में, ये जो फेज 1 कहते हैं इसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही बोला, डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होके एक ही काम लोग बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी, डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट मिलेगा। और देखो जो फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, दैट इज अनडिविजिबल। मशीन को तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है। चलो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्जांपल लेता हूँ जो मैं जैसा लेता था। मैं मान के चलता हूँ कि पेप्सी की मशीन, अब पेप्सी की मशीन है तो पेप्सी की मशीन में यहाँ से इनपुट डलता है, ठीक है, यहाँ से मशीन का स्टार्ट बटन स्टार्ट होती है, यहाँ से बॉटल्स बन के आती है, यहाँ पे बॉटल्स पे ढक्कन लगते हैं, ठीक है, फिर बॉटल्स को क्रेट में डाल के लेके जाया जाता है, यहाँ से बॉटल्स को रखा जाता है, खाली बॉटल्स को, और यहाँ से जो वेस्टेज होती है वो निकलती है। तो देखो पहला काम क्या होता है, बॉटल्स को रखना एम्प्टी, मशीन स्टार्ट करना, इनपुट डालना, बॉटल्स आनी है, उन पे कैप लगाना, वेस्टेज निकालना, ढक्कन लगा के क्रेट में डाल के लेके जाना, ठीक है। जब हम लेबर बढ़ाते गए, तो जैसे एक एम्प्लॉय था तो वो यहाँ पे काम कर रहा था, जब 2 एम्प्लॉयज आ गए तो उसने कहा कि भैया तू इधर का सामान देख ले, मैं इधर का काम देख लेता हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, तो उन्हें राउंड राउंड नहीं घूमना पड़ा। जब 3 और 4 लेबर आ गए तो हर तरफ से काम बांट दिया, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होने लग गया, ठीक है। अब 5वीं लेबर जब आई तो प्रोडक्शन बढ़ी, 25 हो गई, बट प्रोडक्शन अभी भी अब प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ी जितनी पिछली बारी बढ़ी। 6ठी आई तो प्रोडक्शन बढ़ी, पर पहले जैसी स्पीड में नहीं बढ़ रही, और 7वीं आई तो प्रोडक्शन बढ़ी ही नहीं, सेम रह गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गई है मशीन की। एक मशीन की एक औकात होती है, वहां तक वो पहुंच चुकी है। प्लस वेरिएबल फैक्टर इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू फिक्स फैक्टर। आप एक बात बताओ, आप लेबर को बढ़ा बढ़ा के लेबर से मशीन का काम तो नहीं करा सकते ना, मशीन का काम तो मशीन ही करेगी ना, वो लेबर थोड़ी कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ऐसा थोड़ी है कि लेबर अपने मुंह में रॉ मटेरियल डालेगी पेप्सी की बोतल का और ऐसे करेगी गुड़ 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 और पेप्सी तैयार हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
लेबर का काम लेबर ही करेगी। अब लेबर बढ़ाते जा रहे हो तो मशीन का काम नहीं करेगी। अब जब आपने 8 और 9 लेबर कर दिए ना तो प्रोडक्शन फॉल कर गई। नेक्स्ट आवर में प्रोडक्शन और कम होने लग गई। मतलब कि यहाँ पे तो आके हम कहते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स आने लग गए। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो गया कि नेगेटिव रिटर्न्स आने लग गए? अगली लेबर के आने से प्रोडक्शन पहले से भी कम होने लग गई। सर वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। बिल्कुल क्योस होने लग गया, मिसमैनेजमेंट होने लग गई। मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा मशीन को निचोड़ने लग गए आप। ठीक है, तो ये 3 फेज होते हैं। ये होता है फेज 1, ये होता है फेज 2 और ये होता है फेज 3। ठीक है, फेज 1 को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कि हर अगला वेरिएबल फैक्टर पिछले वेरिएबल फैक्टर से इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, मतलब हर अगला वेरिएबल फैक्टर पिछले वेरिएबल फैक्टर से कम प्रोड्यूस कर रहा है। और इसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, कि अब तो अगला वेरिएबल फैक्टर के आने से प्रोडक्शन फॉल हो रही है। कोई बच्चा एपी बता सकता है मुझे? बेइज्जती करा रहे हो यार, अभी 3, सिखाया। 4, 3, 3, नेक्स्ट 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4. 4. अब देखो, तुमने अगर एमपी को देखो तो तुम्हें क्या दिखता है यहाँ पे कि एमपी पहले क्या कर रहा है? राइस, फिर फॉल, और फिर तो भैया इतना फॉल कि वो नेगेटिव ही हो गया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ना डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। इसका डायग्राम सबसे टफ माना जाता है माइक्रो में। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टीपी, एमपी और पीपी, क्योंकि या फिर हम सिर्फ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं। ये याद रखना, यहाँ वेरिएबल फैक्टर आता है कि हर लेबर के बढ़ने पे आउटपुट कैसे रिएक्ट करा। यहाँ आउटपुट मत लिख देना, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एमपी कैसा था? पहले बढ़ रहा था, फिर फॉल कर रहा था और फिर नेगेटिव हो रहा था। ऐसा ही था ना एमपी? एमपी वाज लाइक दिस, डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हम यहाँ एक लाइन बना देते हैं जहाँ एमपी मैक्सिमम होता है और एक लाइन और बना देते हैं यहाँ पर। ये जो हम लाइन बनाते हैं ना, ये डॉटेड होनी चाहिए। हम इसे डॉटेड बना देते हैं, हमें तो ये चीजें आती हैं। ये भी डॉटेड हुई। ठीक है, अब टीपी। अब टीपी जो है, देखो पहले तेज बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज कॉन्वेक्स। फिर अगर ये बढ़ता जाता तो ये ऐसे बढ़ता जाता। अगर ये बढ़ता जाता तो ये ऐसे बढ़ता जाता। पर ये यहाँ से इसका स्लोप जो है हमने चेंज कर दिया। दोबारा, अगर ये अपने जिस फ्लो में बढ़ रहा था उस फ्लो में बढ़ता तो ये ऐसे बढ़ते हुए जाता। पर यहाँ से देखो हमने इसका स्लोप चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम, यहाँ जहाँ स्लोप चेंज हुआ जिस जगह पे, इस जगह को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, दिस, यहाँ पे कर्व कॉन्वेक्स है। यहाँ पे कर्व कॉन्केव है और यहाँ कर्व फॉल कर रहा है। 3 फेजेस होते हैं प्रोडक्शन के।
phase 1, that is increasing returns 2 factor. Phase 2, diminishing returns 2 factor. Or phase 3, negative returns 2 factor. ओके, और अगर अब मैं एपी बनाऊं तो एपी ये जा रहा है यहाँ से टकराया और एपी फॉल कर, दिस इज टीपी एमपी एपी। बताओ बात समझ आती है ये? यस सर। ओके, आओ जरा एक बार एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं फिक्स फैक्टर्स। तो इनिशियली टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली फॉल। अब ये डायग्राम देख के बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट और इवेंचुअली फॉल। ये बात समझ आती है? टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली फॉल। अब अगली बात आती है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते क्यों? देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने देखा पहले 1 लेबर इज टू 1 मशीन था, फिर 2 लेबर इज टू 1 मशीन था, फिर 3 लेबर इज टू 1 मशीन था, फिर 4 लेबर इज टू 1 मशीन था। तुम क्या देख रहे हो कि जो एक प्रोपोर्शन है इनपुट और आउटपुट की, वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। नो सर। नहीं हो रही, सेम रह रही है प्रोपोर्शन की चेंज हो रही है? सेम तो बेटा ऐसे होती है ना, यस सर। 1 लेबर इज टू 1 मशीन, 2 लेबर इज टू 2 मशीन, तो सेम रहती, पर यहाँ तो चेंज हो रही है ना। तो कहते हैं सिंस द प्रोपोर्शन in which fixed and variable factor are employed keeps on changing, it is known as law of variable proportion। जो एक प्रोपोर्शन है ना, जो एक रेशो है लेबर का, वेरिएबल फैक्टर का और फिक्स फैक्टर का, ये देख रहे हो, ये जो रेशो है, ये रेशो चेंज हो रहा है हर बारी, 1:1, 2:1, 3:1, 4, फिक्स नहीं रह रहा। इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो इनपुट्स यानी कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो चेंज कर रहा है। अब बात समझ आती है? हाँ या ना, कुछ तो बोल दिया करो यार। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ अजम्पशंस हैं कि लॉ शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, टेक्नोलॉजी सेम है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है और मशीन में कोई चेंज नहीं है, फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 3 फेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, 3 फेजेस, ठीक है। पहला फेज इंक्रीजिंग रिटर्न, पहले फेज में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज राइजिंग। अब मुझे बताओ, ये डायग्राम देख के आपको पहला फेज समझ आ रहा है? फेज 1 जहाँ पे टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज राइजिंग, यहाँ पे है बेटा पहला फेज, किस जगह पे, समझ आ रहा है? हाँ जी, पहले फेज में टीपी को क्या हो रहा है, यथार्थ। इंक्रीज। पहले फेज में Yes, टीपी क्या हो sir. रहा है, यथार्थ। टीपी बढ़ रहा है, घट रहा है? सब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। और अर्नस एमपी को क्या हो रहा है बेटा, एमपी भी सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन फर्स्ट फेज टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज राइजिंग। रीजंस क्या हैं, देखो, पहला रीजन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जब देखो एक मशीन पे एक लेबर काम कर रहा है तो क्या मशीन का बेटर यूज हो रहा है, या जब एक लेबर पे ज्यादा काम कर रहे हैं तो मशीन का बेटर यूज होगा? जब एक मशीन पे एक पर्सन वर्क कर रहा है, जब एक मशीन पे एक पर्सन काम कर रहा है, ज्यादा लोग काम करेंगे तभी तो बेटर यूज होगा ना। अगर एक, जैसे देखो, अगर तुम्हारे घर में एसी चल रहा है और एक ही बंदा बैठा है तो एसी का यूज हो रहा है, या जब 3-4 बंदे बैठ जाएंगे तो अच्छा यूज होगा? सर जब 3-4 बैठ जाएंगे तो 3-4 अच्छा यूज। बैठेंगे। फिर वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है, काम डिवाइड हो जाता है,
फिर वेरिएबल फैक्टर को एक ही काम दोबारा दोबारा करना पड़ता है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, देखो अगर एक मशीन पे एक लेबर काम करता है तो यूनिट आते हैं 2, पर जब 4 लेबर काम करते हैं तो यूनिट आते हैं 20। मतलब 4 लेबर के काम करने पे ऑन एन एवरेज एक लेबर 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझ आती है? यस सर। स्केड्यूल में भी दिखा सकता हूँ। देखो जब एक लेबर काम कर रहा है तो आउटपुट आ रहा है 2, पर जब 4 लेबर कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 20। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक लेबर 5 बना रहा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, मशीन को 4 हिस्सों में तोड़ दो और फिर एक लेबर को उतना ही हिस्सा दे दो काम करने के लिए? ऐसा कर सकते हो? कि मशीन को तोड़ नहीं सकते, मशीन साथ में ही काम करती है। यस सर। फिक्स फैक्टर इज इंडिविजिबल, मशीन को तोड़ नहीं सकते, आपको लेबर ही बढ़ाने पड़ेंगे। अगर एक मशीन पे आइडियली 4 बंदे काम कर सकते हैं तो आपको लेबर 4 लानी पड़ेगी, मशीन को आप 4 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। अब जैसे एक गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है, पर मेरे को जब भी गाड़ी यूज करनी होती है, जब पढ़ाने जाता हूँ तो मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि और 3 जने कौन लाऊं? तो फिर मैं तो मशीन का सही यूज नहीं कर रहा, क्योंकि 4 बंदे भी बैठ के जा सकते हैं, ब्रदर 5 भी बैठ के जा सकते हैं। तो मैं क्या करूं, अपनी गाड़ी को 4 हिस्से में काट दूं, सिर्फ ड्राइवर वाली सीट को ले जाया करूं एक पहिए पे, बाकी 3 पहिए छोड़ दूं? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। थैंक यू। Diminishing return to factor. In this phase, TP is increasing at diminishing rate and MP is falling but positive. अब जो सेकंड फेज है, वो सेकंड फेज है यहाँ पे। इस फेज में आप क्या देख रहे हो कि टीपी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और एमपी फॉल कर रहा है पर पॉजिटिव। बताओ सेकंड फेज समझ आता है डायग्राम में? यस सर। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मशीन का बेस्ट यूज हो चुका है और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। रीजन ये है कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के, लेबर बढ़ा के हम लेबर से मशीन का काम नहीं करा सकते, उसके लिए हमें मशीन ही बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? लेबर कैन नॉट डू द वर्क ऑफ फिक्स फैक्टर। ओके, और थर्ड फेज जहां पे टीपी फॉल करता है, ये वाला, और एमपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मशीन की एक कैपेसिटी है वो पार हो चुकी है और कंपनी में मिस मैनेजमेंट एंड क्योस हो गया। ये रहा स्केड्यूल, ठीक है? ये वही स्केड्यूल है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है? अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। अब ये जो डायग्राम है, अगर आप इसमें एपी ना भी बनाओ ना, तब भी ये डायग्राम चलता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ना क्वेश्चन आता है कई बारी, relationship between TP and MP। हम इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP। तो देखो क्या रिलेशनशिप है। पहला, when TP is increasing at increasing rate, MP is rising। बताओ पहला पॉइंट समझ आता है? किसी को पहले पॉइंट में दिक्कत? नो सर। When TP is increasing at diminishing rate, MP is falling but positive। ये MP is falling but positive लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी MP फॉल कर रहा है इस जगह पे भी, पर ये वाला नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला है। और थर्ड, when TP is maximum, MP is 0। जब TP मैक्सिमम है MP 0 है। और लास्ट, when TP falls, MP is negative। when TP falls, MP is negative, ठीक है? और हम एक रिलेशनशिप और करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड AP। ये हमारा MP, ये हमारा AP। Anybody want to give it a try?
कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच का। तो देखो, when AP is rising, MP is above AP। देखो, जब AP राइज कर रहा है MP उससे ज्यादा, जब तक AP राइज कर रहा है, OQ लेवल तक राइज कर रहे हैं MP उससे ज्यादा। अगला, when AP is falling, MP is below AP। ये बात समझ आती है? जब AP फॉल कर रहा है तो देखो MP उससे नीचे है। अच्छा, जब AP और MP इंटरसेक्ट करते हैं तो AP क्या है तब? maximum. When MP intersect AP, AP is maximum। अर्नस, ये बात समझ आती है बेटा? Yes, sir. MP can be negative, but AP can never be negative। Okay? MP can be negative, but AP can never be negative। Is it clear?